हाँ तो नमस्कार दोस्तों। मैं जो पॉलिटिकल साइंस का सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैंने लगभग 30 सवाल मैंने करा दिया हूँ। तो उसके आगे मैं सवाल कराने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन सभी सवालों को आप कॉपी पर लिख कर इसका रिवीजन भी कर रहे होंगे दोस्त। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, ये सभी सवालें कुछ नहीं कर सकती हैं। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आपको ये ध्यान में आएगा कि मैंने इस सवाल को पढ़ा था कहाँ से, बोर्ड एग्जाम से, लेकिन आप लोग को वहाँ पर याद नहीं आएगी दोस्तों। तो इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन सभी सवालों का रिवीजन करेंगे। जितना हो सके आप रिवीजन करिए। मैं सारा सवाल कराऊंगा जिसमें आपको 450 प्लस नंबर आने की गारंटी है। मैं सारे सब्जेक्ट का सवाल कराऊंगा दोस्तों। एग्ज़ाम आने के 10 दिन पहले मैं टोटल सवाल करा दूंगा। तो चलिए, आज का जो हमारा 31 नंबर का सवाल है, मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक बार क्या करिएगा, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसे वीडियो लगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा कैमरा को मैनुअल मुझे करने दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। सबसे पहला क्या है कि सतह के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, अथवा सतह के, देखिए दो तरह से ये सवाल पूछ सकता है दोस्त। ये सवाल आपको दो तरह से पूछ सकता है कि सतह के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, सतह के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, अथवा सतह का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। देखिए दोस्तों, सतह का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सतह को विभिन्न वर्गों में बांट देना। जैसे हमारे देश में देखिए सतह को 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होता है, सांसद होता है, ये सभी जो है किस स्तर पर है, केंद्र स्तर पर है। अब आपका राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री हो जाएगा, विधायक हो जाएगा, और स्थानीय स्तर पर जो नगर निगम है, चाहे आपका मुखिया जी हैं, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो मुखिया जी हैं, जिला परिषद हैं, और आपका ये सरपंच साहब हैं, ये सभी स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये सत्ता का बंटवारा किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आइए दोस्तों इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझ लेते हैं इसको। तो क्या कहता है कि भारत जैसे विशाल देशों का शासन एक ही जगह चलाना संभव नहीं है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। एक जगह से शासन चलाना आसान नहीं है। अगर एक जगह एक व्यक्ति के शासन हाथ में दे दी जाए तो निरंकुश भी हो जाता है दोस्तों। तो हम लोग निरंकुश नहीं होने देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। तो इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को 3 स्तरों पर विभाजन किया गया है। तो कितने स्तर पर, 3 स्तर पर। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, तथा स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार को। इसे ही सत्ता के क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण से विभिन्न समस्याओं का ऊंची ढंग से, मतलब कि क्या होता है, ये मिस्टेक है, ऊंची ढंग से की जा सकती है। क्या कि समस्याओं को निदान लिख देंगे यहाँ पर, निदान की जा सकती है, निदान की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल का आप जवाब जरूर लिख देंगे। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्त, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे का सवाल समझते हैं। तो आप लोग ध्यान से एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ज़रूर आप लोग कमेंट नहीं करके बता रहे हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं आगे। मैं समझता हूँ कि क्या राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, आखिर राजनीतिक दल क्या होता है। देखिए, अब बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी में मनीष के नाम का सुने होंगे, जिसका नाम क्या, मनीष कश्यप। पहले बीजेपी का बहुत बुराई करता था, लेकिन क्या हुआ, जब बीजेपी पार्टी ये ज्वाइन किया तब बीजेपी का गुणगान कर रहा है। तो किसी भी राजनीतिक दल का कार्य होता है कि जितना उसमें व्यक्ति है सबका मत एक ही करे, क्या प्राप्त करना है, सत्ता प्राप्त करना है, वही राजनीतिक दल होता है। तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक ही उद्देश्य होता है, उनका सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना, सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना। तो सत्ता को प्रभावित करने से मतलब क्या है, तो मान लीजिए 2 पार्टी है अभी वर्तमान में, कांग्रेस में ही देख लीजिए, सॉरी केंद्र में देख लीजिए, तो एक बीजेपी सरकार है और एक कांग्रेस है। तो अभी सत्ता में बीजेपी है, तो प्रभावित करने वाली पार्टी कौन होगी, कांग्रेस होगी दोस्तों। आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। आइए इसको भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे लोगों का ऐसा समूह जो एक विचार रखते हैं, माने सबका एक विचार क्या करना, सत्ता प्राप्त करना और सत्ता को प्रभावित करना।
जो चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से काम करता है। मतलब उनका क्या, चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, और उसको क्या करना, दूसरे पार्टी को जो सत्ता में है उसको प्रभावित करना दोस्तों, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल सत्ता के साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जनता की समस्याओं को हल करते हैं। तो जनता की समस्याओं को भी यही हल करेंगे, राजनीतिक दल ये सरकार बनाएंगे और हमारी सभी जो समस्या है इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा दोस्तों। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको सभी सवाल समझ में आ जाएंगी। चलिए, ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। आप जरूर इन सभी सवालों को क्या करते रहेंगे, आप रिवीजन करेंगे, जरूर अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा दोस्तों। मैं ये अपनी कलम से, यानी मैं अपनी भाषा में इस सवाल का आंसर लिखने का प्रयास किया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में आप चल जाइए तो केंद्र सरकार भी मेरा गठबंधन का सरकार है और हमारा बिहार सरकार भी गठबंधन का सरकार है। जैसे एनडीए का सरकार, तो एनडीए में केवल बीजेपी नहीं है दोस्तों, इसमें अनेक पार्टियां मिली हुई है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, लोजपा पार्टी उसके साथ है, हम पार्टी उसके साथ है, ये बिहार से रिलेटेड। तो ऐसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियां मिली हुई है और चुनाव लड़ी हुई है, तो उसको एनडीए की सरकार अभी है। माने एनडीए कैसा सरकार है? गठबंधन का सरकार है। ऐसे ही बिहार में आ जाइए तो बिहार में बीजेपी है, जेडीयू है, हम पार्टी है, लोजपा है, ये सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अलग अलग पार्टियां जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो इसे कहा जाता है क्या? गठबंधन का सरकार कहते हैं दोस्तों। तो अभी बिहार में क्या है? गठबंधन का सरकार है। तो आइए समझते हैं। जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो देखिए, न केंद्र में बहुमत मिल रहा है और न राज्य में बहुमत मिल रहा है, तो जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो एक से अधिक दल आपस में गठबंधन कर चुनाव लड़ते हैं। अगर एक को बहुमत नहीं मिलेगा, अब उसको बहुमत मिल जाएगा तो वो गठबंधन क्या करेगा? तब बहुमत, देखिए तो नीतीश चाचा हैं, क्या कर रहे हैं? फिर बिहार में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो अपन इधर से इधर पलटी मार रहे हैं क्या? तो यही बात है। तो बहुमत नहीं मिल रहा है तो पलटी मार रहे हैं, तब जिधर जा रहे हैं, जिधर सरकार। क्या बात सही है? किधर सरकार गिरा सकते हैं, उनके पास में अभी पावर है क्या? आइए समझते हैं। तो ऐसे अधिक आपस में गठबंधन कर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाते हैं और इसे ही क्या कहते हैं? गठबंधन का सरकार कहा जाता है। अगर आंसर लिखना होगा तो उदाहरण में आप लिख देंगे। उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में लिखेंगे केंद्र सरकार जो एनडीए का सरकार है, गठबंधन का सरकार है। बिहार सरकार जो कि जेडीयू मिलकर और बीजेपी मिलकर, हम मिलकर, लोजपा पार्टी मिलकर, इस सभी का की है बिहार में गठबंधन का सरकार बनाई है। आप समझ रहे होंगे। मैं आशा करता हूं दोस्त आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इससे दोस्तों मुझे हिम्मत मिलती है अगला वीडियो बनाने का। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा 34, दबाव समूह से क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में मैं जब ये क्लास ले रहा हूँ, और शायद आज कितना तारीख है? आज 26 तारीख है दोस्तों। तो देखिए, अभी वर्तमान में जो है 26/2024 में, 26 और 12/2024 में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें विद्यार्थी लोगों ने क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों को कहना है कि धांधली हुई है। तो विद्यार्थी छात्र जो हैं सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। तो इसे ही सरकार पर जब दबाव डाला जाता है तो इसे दबाव समूह कहते हैं। ऐसे ही किसान आंदोलन हुआ था तो किसान लोग दबाव डाल रहे थे, तो वो भी किसान क्या कहते? दबाव समूह। ऐसे ही शिक्षक लोग अपना वेतन के लिए करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो मतलब कि आंदोलन हो वही क्या है? दबाव समूह है। आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा है, दबाव समूह किसे कहते हैं? वो सवाल यही वाला यहाँ से क्वेश्चन आ गया है। एक मिनट, यहाँ से ये क्वेश्चन ही है, उत्तर यहाँ से है। ऐसा समूह जो आपसी उद्देश्य या मांगों के, माने आपसी उद्देश्य, माने 10 को आदमी मिल गया और उनका उद्देश्य है क्या? आपसी उद्देश्य है मांगों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं, तो उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, किसान आंदोलन हुआ था बीजेपी की सरकार में, अभी कुछ ही दिन का बात है, 2 साल 1-1.5 साल का। मजदूर संघ ये भी होता है, ठीक है। छात्र आंदोलन, छात्र संघ
यह संगठन लिखा है। तो आपको देखिए छात्र आंदोलन हुआ था, जेपी जी कराए थे, तो वो भी दबाव समूह के अंतर्गत आएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक का संघ, व्यापार का संघ, धार्मिक संगठन, ये माने अलग अलग दबाव डालेंगे किस पर, सरकार पर। तो इसे क्या कहा जाता है, दबाव समूह कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी सवाल आज समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अभी अब वर्तमान में क्या है, तो बीपीएससी का दबाव समूह पटना में बहुत है, वहाँ पर बहुत विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज भी हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये सरकार का लोकतंत्र सरकार नहीं कहा जाता है, लोगों को आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है, तो ये राजतंत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नीतीश सरकार को सोचना चाहिए था दोस्तों कि स्टूडेंट लोगों का बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा सवाल है, अगला सवाल है भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आज देखा जाए तो भारत देश में महिला जो हैं बहुत ही न के बराबर सांसद विधायक हैं। पप्पू यादव जो क्या बोलते हैं, बिहार में पूर्णिया से जो जीते हैं सांसद, उनकी भी पत्नी एक बार सांसद थी, आपको ये जानकारी होगा। सुषमा स्वराज, ये भी, ममता बनर्जी, ठीक, यहाँ के राबड़ी देवी एक भी बार बनी थी। तो महिलाएं गिनी चुनी महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं, गिनी चुनी महिलाएं हैं जो कि क्या किस में भाग ले रही हैं, विधायिका में, यानी सांसद विधायक, यही सब उसको कहा जाता है। तो बहुत ही कम है, तो स्थिति महिला का खराब है हमारे भारत देश में। आइए समझते हैं। भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है, माने अच्छा नहीं है, क्योंकि 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी संसद में 10% थी, 10% से कम थी। और भारत की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग कितना परसेंट है, मैंने 51% पुरुष हैं और 49% महिलाएं हैं। फिर भी देखिए, बताइए क्या प्रतिनिधि में, संसद के प्रतिनिधि में महिलाओं का योगदान है, ज़्यादा नहीं है, मात्र कितना प्रतिशत है, 10% है, ठीक है। जबकि विधायिका के प्रतिनिधित्व में लगभग 11% महिलाएं हैं, 49% महिला है, 11 वही 10-11 माने कौन दोनों में से एक लिख सकते हैं की हिस्सेदारी है। और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को स्थिति लगभग 9% है। विधानसभा केंद्र लोकसभा आप समझ रहे होंगे, मोदी जी का जो होता है, मोदी जी जहाँ पर है वो लोकसभा का होता है, संसद का चुनाव होता है। यहाँ पर विधायक का जो चुनाव होता है उसे विधानसभा कहते हैं। तो विधानसभा में कितना स्थिति है, 9% है। और पुरुष तथा महिलाओं के बीच जनसंख्या का अनुपात तथा विधायिकाओं का अनुपात देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की संख्या प्रतिनिधित्व में भारत में आज भी बहुत कम है। माने महिलाएं बढ़ चढ़कर अभी भी सांसद बनने में, विधायक बनने में, यानी विधायिका में नहीं जुटी हुई है। विधानसभा में 9% है और लोकसभा में मात्र 11% है, जो कि हमारा जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही निम्न है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ही खराब बात है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो क्या महिलाएं आती हैं, तो देखिए, जिस देश की महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, आगे बढ़ने वाली होती हैं, उस देश का विकास तेजी से होता है दोस्तों। आइए हम लोग समझते हैं दल बदल कानून क्या है। तो देखिए, आजकल का मतलब ये फैशन हो गया है, एक दल का नेता चुनाव जीतता है, पैसा पद के लालच में किसी दूसरे पार्टी में जाके मिल जाता है, तो इसे दल बदल कहते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे समझाने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, देखिए अब आप लोग जानते होंगे बीजेपी के जो है सरकार, बीजेपी में ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है, जो उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है उस पार्टी को खरीद ले रहे हैं या उसको जेल में डाल दे रहे हैं। तो बहुत सारे नेता क्या करते हैं, बीजेपी में जाके मिल जाते हैं, यानी दल बदल हुआ। जिसे वीआईपी पार्टी था, वीआईपी पार्टी के बहुत सभी नेताओं को क्या कर लिया गया, खरीद लिया गया बीजेपी पार्टी के द्वारा दोस्तों। ये दल बदल था। तो वो पद के लालच में या पैसा के लालच में जब एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता है तो इसे दल बदल कहते हैं। दल बदल को रोकने के लिए कानून लाया गया है हमारे संविधान में दोस्तों, 1985 में आया था, ठीक है। आइए देखते हैं इसको भी। जब कोई प्रतिनिधि किसी दल विशेष चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद पद या पैसा के लालच में उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल
में सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो इसे दल बदल कहा जाता है। इसके बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1985 में और 2003 में संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया और इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर जाएगी। दोस्तों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी सवाल का जवाब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी हमारा 4 सवाल है, मैं आज 10 सवाल कराऊंगा जो कि सभी सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल क्या है? गुप्त मतदान। देखिए दोस्तों, अभी तो आप लोगों का उम्र नहीं है क्या करने की, वोट डालने का। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जब जाता है वोट देने, कोई चुरा के दिया भी होगा, उम्र नहीं होगा होता है। क्या गलती कर रहे हैं क्या? दिए होंगे जरूर, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति जब चुनाव होता है और चुनाव में जाकर मत अपना देने जाता है तो किसी को दिखा के नहीं, और वहाँ पर भी कोई व्यक्ति नहीं देखता है, तो वहाँ पर छुपा के किसी पार्टी में हम चाहे किसी व्यक्ति में हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो ये छुपा के देते हैं ना, तो इसे गुप्त मतदान माने गुप्त तरीका से देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। गुप्त मतदान पत्र क्या है? तो मतदान पत्र वह दस्तावेज है जिससे मतदाताओं अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। मतदाता, उसको जो मत देने वाला होता है उसे मतदाता कहते हैं। तो मतदाता अपने मताधिकार का, मैंने हमारा मत का, मैं जो हूँ वोट डालने का मेरा अधिकार है, मेरा मत का अधिकार है, तो उसे मताधिकार का प्रयोग करता हूँ। तो अगर इसे गुप्त रूप से बिना किसी को दिखाए व्यवहार में लाया जाए तो इसे गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। तो किसी को दिखा के वोट नहीं दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इसे गुप्त मतदान पत्र कहते हैं, गुप्त मतदान पत्र कहा जाता है। आज भारत में गुप्त मतदान पत्र करने के लिए क्या है, ईवीएम से आजकल हम लोग वोट देते हैं। अब वहाँ पर ठप्पा मारे वाला वोट नहीं देते थे, पहले ठप्पा मारने वाला वोट देते थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 38 नंबर सवाल, ये 39 नंबर सवाल है दोस्तों। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है दोस्तों। 2020 में भी आया था, 2021 में नहीं है, मतलब 14-21 आए। चलिए कोई बात नहीं है। भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? देखिए जब किसी देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं तो उसे कहा जाता है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली में हमें यह मिलता है दोस्तों कि अगर अनेक पार्टी रहेगी, तो अगर एक पार्टी वो सत्ता में है और वो जनता के लिए बारे में नहीं सोचती है, जनता के भलाई के बारे में नहीं सोचती है, देश के विकास के बारे में नहीं सोचती है, तो अगले बार किसी दूसरे पार्टी को हम फिर से सत्ता में लाते हैं दोस्तों। तो बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा ये क्या है, फायदा है। तो भारत बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई पार्टी सत्ता में है, अगर दूसरी पार्टी है, तो दूसरी पार्टी सत्ता वाली पार्टी को खामियों को क्या करती है, खामियों को दिखाती है जनता के पास और उसे मजबूर करती है कि तुमको ये काम सही से करना होगा। तो बहुदलीय प्रणाली बहुत ही उत्तम है दोस्तों, जो हमारा देश अपनाया है। आइए समझते हैं। जिस देश में 2 या 2 से अधिक अथवा अनेक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय पद्धति कहा जाता है। तो भारत बहुदलीय पद्धति है। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो लोकतंत्र के लिए बहुदलीय व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। अगर एक दल होगा तो निरंकुश हो जाएगा और लोकतंत्र साफ हो जाएगा। आइए समझते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अपनाया गया है कि अगर हमेशा एक ही दल का शासन रहेगा तो हो सकता है कि वह दल तनशाह बन सकता है। एक दल रहेगा तो तनशाह बन सकता है और हमारी बातों को नहीं सुनेगा और अधिकार भी छीन लेगा फुटवा देने वाला का ना। तो चलिए आगे। तो इससे मतदाताओं के आसपास समर्थन एवं विरोध का विकल्प खुला रहता है। तो हम लोग मतदाता हैं, बहुत सारी पार्टी रहेगी तो हमारा विकल्प रहेगा कि इसको मारेंगे और नहीं तो तुमको मारेंगे। ज़्यादा बोलेगा ना तो अगला बार तुमको 5 बार रुक जाओ, अगला बार तो तुमको खत्म कर देंगे। ये बहुदलीय प्रणाली का है,
कहते हैं ना, अच्छा अच्छा बेटा, आपकी 5 साल कर ले, अगला बार तुमको देखते हैं। मुखिया जी को पंचायती चुनाव में करते हैं ना। ठीक है, आइए तो समझते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में ही गठबंधन की सरकार बनाने की गुंजाइश होती है। ठीक है, वो अभी बताए थे। और तथा जनता को दल बदलने का मौका मिलते रहना चाहिए, ताकि कोई एक दल शोषण न करने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको सवाल सब समझ में आ रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं माय डियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों? देखिए दोस्तों, ये MBBI में से एक क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दूं। तो आप जरूर इसको याद करके जाएंगे। ये 4 मार्क्स में आने की संभावना है। 4 मार्क्स यानी 4 अंक में दोस्तों। आप इसको अच्छा से याद करके जाएंगे, मेरा कहना एकदम मानिएगा दोस्तों। मैं 100 सीरीज लेकर चला हूँ लोकतंत्र में। 100 सवाल कराने के बाद मैं फिर आपको ज्योग्राफी का सवाल कराऊंगा, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कराऊंगा, मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा, केमिस्ट्री का कराऊंगा, और फिजिक्स का कराऊंगा, और दोस्तों बायोलॉजी का सवाल मैं कराऊंगा। बहुत मैंने ऑल सब्जेक्ट का मैं आपको सवाल दूंगा दोस्तों। अगर मेरे साथ और 1 महीना तक आप जुड़े रहते हैं, आपका नंबर में 4 चांद लग जाएगा दोस्तों। अगर मेरे हिसाब से अगर आप आंसर लिखते हैं, और देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में जो आंसर लिखा जाता है, एग्ज़ाम में जो आंसर लिखा जाता है अपने खुद के मन से लिखा जाता है। किताबी भाषा लिखेंगे मास्टर जी समझ जाएंगे। चोरी भी करते हैं ना, एवरेज मार्किंग हो जाता है। लड़के लोग को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लिख देंगे, नहीं, एवरेज मार्किंग हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये सवाल। तो टाइम भी हो गया है बहुत ज़्यादा, 22-23 मिनट हो गया है। मैं आधा घंटा क्लास खासकर मैंने बच्चे बोर भी ना हो। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ इंटरेक्ट रहिए दोस्तों। मैं जो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, तभी अच्छा से ये दिमाग में बैठेगा। अगर आप याद करेंगे जल्दी जल्दी भूल जाएंगे, समझेंगे याद रहेगा, बातें लिखेंगे। आइए समझते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र सफाया हो जाएगा, यानी राजतंत्र केवल बचेगा दोस्तों। राजनीतिक दल राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ती है, आरजेडी, जेडीयू, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, सब चुनाव में भाग लेते हैं। तो राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तथा चुनाव में जीत हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। और यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं कि देखिए कैसे कैसे वोट मारना है। ये आपको बताया जाता है ना। मुखिया जी तो घरे आके बताते हैं, पंचायत समिति घरे आके, सरपंच साहब, वार्ड साहब, सब लोग आके घरे बताता है। तो इसको प्रशिक्षण कहा जाता है। तो क्या हमको देते हैं? राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। और साथ ही साथ सत्ताधारी दल के विपक्ष में रहने वाले पार्टियां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। अब राजनीतिक दल नहीं रहेंगे, एगो दल रहेगा तो जो मन में आए तो उन करेगा, और सब पर प्रतिबंध लगा देगा, तुमको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन बहुदलीय प्रणाली है, राजनीतिक दल है, दूसरा राजनीतिक दल अगर करेंगे खामियां, तो क्या करेगा? आपका खामियों को दिखाएगा। तो बताइए, लोकतंत्र का प्राण है कि नहीं? मान लीजिए एगो पार्टी रहेगा तो क्या करेगा? अपना मनमानी करेगा। तो जहाँ पर मनमानी हो जाता है वहाँ लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है दोस्तों। तो इस वजह से राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो आलोचना करेगा और मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, यही कारण है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लास्ट वीडियो तक मेरे साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू दोस्तों। आप विश्वास रखिए, बोर्ड एग्ज़ाम पर विश्वास रखिए। आपको सभी सवाल मैं कराऊंगा, और सभी सवाल अगर याद करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप ज़रूर 450 पार जाएंगे दोस्तों। मैं इसका 100% गारंटी देता हूं दोस्तों। जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो सभी सवाल आप
वीडियो अपलोड रहेगा, आप मिलाकर चेक कर लीजिएगा, नहीं फंसेगा तब हमसे बोलिएगा, कमेंट करके बोल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।